बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। कोई जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको व्हाट्सअप वगैरह में शेयर किया करें ताकि उसका आंसर करना आसान हो जाए। और व्हाट्सअप ग्रुप को बार बार थोड़ा सा देखते रहा करें। अगर किसी ने ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप उसका रिप्लाई करने की भी कोशिश किया करें, तो कंसेप्ट से कंसेप्ट्स बेहतर होते हैं। आगे देखें जी, आज हम शुरू करने लगे हैं फ़िज़िक्स का पोर्शन, ठीक है, जो T2 टेस्ट के अंदर पूछा गया था। तो देखें पहला MCQ क्या है। कहता है अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, एक बॉडी को ऊपर से फेंका गया, फ्रीली मूव किया उसने। कहता है इट्स वेलोसिटी इज़ वी इसकी वेलोसिटी थी एंड इट हैज़ लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी, और उसने पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ किया। ठीक है, फ्री फॉल किया है, पोटेंशियल एनर्जी ने लूज़ किया। फ्री फॉल आपको पता है आइडियल केस हो गया और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो फिर हम द मैस ऑफ द बॉडी, कहता है बॉडी का मैस बता दें। तो बॉडी का मैस कैसे निकाल सकते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दें पोटेंशियल एनर्जी के साथ। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर करते हैं हम आइडियल केस के अंदर। तो देखें यहाँ पे बल्कि किया हुआ है, ठीक है। देखें काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे मैंने यू लिख दिया, इज़ इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। और यहाँ से आपने मैस की वैल्यू निकाल लेनी है। मैस कितना आ गया, m इज़ इक्वल टू 2u, इसको उठा के चले गए 2u डिवाइड बाई v², ठीक है जी। नेक्स्ट MCQ देखें, आपके पास ऑप्शन ठीक वाला कौन सा हो गया, दैट इज़ अल्फ़ा, ठीक है। 148 MCQ नंबर देखें। कहता है अ वेट लिफ्टर ऑफ पार इतनी, उस वेट लिफ्टर की पार कितनी है, इतनी है 1960। लिफ्ट अ लोड ऑफ मैस m, उसने मैस m का लोड उठा लिया। फ्रॉम अ हाइट ऑफ, अब ये हाइट दी हुई है एच और कितने सेकंड में, 3 सेकंड्स में, ठीक है। अब आपने एक चीज़ यहाँ से और याद रखनी है कि पार जो होती है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये MCQ भी पूछा हुआ है 1-2 दफ़ा, तो आपने ये बात याद रखनी है। तो देखें जी आगे कहता क्या है, पार आपने पार दी हुई है, आपके पास हाइट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है P इज़ इक्वल टू mgh डिवाइड बाई t, ठीक है। फार्मूला लगाएं और यहाँ से आप निकाल लें मैस, ठीक है। तो आप P इंटू टी हो जाएगा और mgh में m आपने निकालना है। m को उधर ही रहने दें, बाकी gh दूसरी तरफ उठा के ले जाएं और वैल्यूज़ पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला MCQ देखें। कहता है अ स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्टिकल, ठीक है। एक्सप्लोड हो गया है कितने पार्टिकल्स में, 2 पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, ऑफ m1 एंड m2 विच मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2। कहता है द रेशो ऑफ द एनर्जीज E1 E2, जो कहता है उनकी एनर्जी की रेशो बता दें। तो वेरी सिंपल, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है। अगर इसके अंदर आप एनर्जीज़ की रेशो देखें, यानी कि 2 एनर्जी की रेशो लें, तो अगर मैं इसको जनरली लिख दूँ E1 इज़ इक्वल टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय E2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लगाएं 1/2 m2v2 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया और आपके पास देखें जो नया रेशो बनती है दैट इज़ इन डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। डायरेक्टली मैंने लिख दिया, तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन बनती है m1v1 का स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय m2v2 का स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें आपके पास MCQ नंबर 4 कर रहे हैं। कहता है अ पार्टिकल, नज़र आ रहा है आपको, अ पार्टिकल ऑफ मैस m1 इज़ मूविंग वेलोसिटी v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एंड अनदर पार्टिकल m2 मूविंग विद द वेलोसिटी v2, बोथ हैव सेम मोमेंटम, ठीक है। उनका मोमेंटम क्या है, सिमिलर, बट देयर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, E1 and E2 रिस्पेक्टिवली।
इफ़ m1 इज़ ग्रेटर देन m2 तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो देखें बड़ा सिंपल है जी, आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, E इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो ठीक है, ये 2m को उठा के इधर ले जाएं, मोमेंटम का के लिए ये रिलेशन बन जाएगा। अब मोमेंटम के लिए अगर ये रिलेशन बन चुका है आपके पास, ठीक है, तो मोमेंटम कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट मोमेंटम तो हमने इसको इस तरह से आपस में बराबर कर सकते हैं, ठीक है, 2m1 E1 और इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, m1 E1 इज़ इक्वल टू m2 E2 बच गया। इसकी रेशो निकालें, इसकी रेशो इस तरह से निकल आएगी, ये m2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, m1 डिवाइड बाई m2 और इज़ इक्वल टू E2 डिवाइड बाई E1, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से देखें कि इसने कहा हुआ है कि बड़ा कौन है, m1, यानी कि ये वाला जो आंसर है ये ये 1 से बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से। तो अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो आपके पास ये आंसर सपोज़ कर लें कि ये आंसर 2 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया। अब देखें यहाँ से अगर इसको पढ़ें आप, तो ये 2E1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और E2 आंसर दे रहा है, यानी कि E2 बड़ा है और E1 छोटा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, E2 बड़ा E1 से। तो हम आपके पास ऑप्शन कौन सा दुरुस्त होगा, दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन, ठीक है जी, डेल्टा ऑप्शन ठीक होगा। आगे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें ज़रा, आपके पास 5 वाला कहता है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी E इज़ डबल। अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाए तो आपके पास न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सॉरी देखें, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी E इज़ डबल, यानी कि डबल किसको करना है, मोमेंटम को, ठीक है। द न्यू काइनेटिक एनर्जी इज़, नई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला आपको पता है, इसके अंदर अगर आप वैल्यू पुट करें, मोमेंटम को डबल करें, ये मोमेंटम को डबल करें तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी न्यू एनर्जी आएगी, तो दैट इज़ 4E। आगे देखें 6 वाला कहता है इफ़ द डिस्टेंस इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट x, ठीक है, अगेंस्ट x एक्सिस एंड काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट y एक्सिस देन द स्लोप इज़। तो आपके पास, आप पहले प्लॉट करके देख लें, ये आपके पास हमने काइनेटिक एनर्जी प्लॉट कर ली और ये डिस्टेंस प्लॉट कर लिया, ठीक है। इसकी स्लोप लेंगे, स्लोप लेने का क्या तरीका होता है, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। तो y एक्सिस काइनेटिक एनर्जी और d नीचे आपने डिवाइड कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय डिस्टेंस आपके पास क्या निकलती है, दैट इज़ फोर्स। तो ऑप्शन बीटा ठीक होगा, ठीक है। आगे 7 वाला देखें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहली देखें, कहता है द वर्क डन बाय द सन इन रोटेटिंग द प्लैनेट्स इज़ ज़ीरो। तो कहता है वर्क डन बाय सन इन रोटेटिंग प्लैनेट्स अराउंड इज़ ज़ीरो, गलत बात है, ठीक है। आगे कहता है टू व्हीकल्स हैविंग इक्वल मैसेज एंड टू इक्वल स्पीड्स एंड ऑपोजिट डायरेक्शन अपोज इक्वल, ये भी ठीक है, ऊपर वाली भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपने इनकरेक्ट देखनी है, जो बात गलत है, ठीक है। तीसरा वाला कहता है पोटेंशियल एनर्जी अराइजेस फ्रॉम अट्रैक्टिव फोर्सेस इज़ ऑलवेज ज़ीरो, नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ज़ीरो तो नहीं होती, तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन दुरुस्त होगा। आगे देखें जी, हमारे पास है MCQ नंबर 8, कहता है अ क्रेन लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मैस दिस वन, यानी कि M प्रोवाइड कर दिया उसने, कहता है विद वर्टिकल अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ये स्पीड के साथ इट्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज़ g, देन द पावर ऑफ क्रेन क्या होगी। तो पावर निकालने का तरीका क्या होता है, mg आप इंटू v लिख दिया,
यानी कि आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पार इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी, ठीक है। तो ये एफ़ की जगह पे हमने क्या पुट किया है, एम जी पुट कर दिया इनटू वी, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखें मास की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 हो गया, और आपके पास ये 5, ये आपके पास क्या आ गया जी, 5 स्पीड आ गई, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो आपके पास ऑप्शन अल्फ़ा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें ज़रा, कहता है अ स्टोन ऑफ मास m इज़ मूव्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट v, ठीक है। द वर्क डन बाय द, वर्क डन बताना है आपने हाफ सेमी सर्कल के लिए। तो हाफ सेमी सर्कल के अंदर आप देखें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है आपस में दोनों परपेंडिकुलर ही रहेंगे और वर्क डन नहीं होता, ठीक है जी। 10 वाला एमसीक्यू देखें, कहता है अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द स्पेस, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो आपको पता है हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कैसे क्या रहती है, कंजर्व। सो दैट आपके पास जो ठीक ऑप्शन होगा, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ओके। आगे बाकी क्यों नहीं हो सकते, ये आपने 1 बाय 1 देख लेने हैं, ठीक है। M11 वाला MCQ देखें, कहता है अ साइकिल एंड स्कूटर हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर स्टॉप्ड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनके पास क्या है, ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम मोमेंटम, ठीक है। तो ये आपके पास कीवर्ड्स हैं। तो इसके अंदर क्या कीवर्ड है, सेम काइनेटिक एनर्जी, आर स्टॉप्ड, ठीक है, रोक दिए गए, बाय इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, एक जैसी रिटार्डिंग फोर्स लगी है, ठीक है। द स्कूटर शैल कवर अ डिस्टेंस विच इज़, ठीक है। वो अब स्कूटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो पहले देखें जी, आपके पास इक्वल काइनेटिक एनर्जीज थी, तो काइनेटिक एनर्जी और स्कूटर को पहला कौन सा है आपके पास, पहला स्कूटर है और दूसरा, पहला साइकिल है और दूसरा स्कूटर है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी को 1 कह दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी को 2 कह दिया, ठीक है। तो देखें काइनेटिक एनर्जी को 1 और 2 कह दिया है, यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी को F1D1 लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमने F2D2 लिख दिया, ठीक है। अगर फोर्स सिमिलर लगी है तो फोर्स से कैंसिल हो गई, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होंगे, डिस्टेंस भी सिमिलर कवर होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो सही ऑप्शन होगी दैट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिल। आगे ये वाला आपके नहीं था, ये वाला भी नहीं था, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चंस देख लें, इनको आप करना आपको आना चाहिए, ठीक है जी। देखें एक आपके पास फोर्स है F, और यहाँ पे फोर्स आपके पास x, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा है x, ठीक है। इसका मास जो है कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम को सॉल्व करें, आपके पास कितना आ जाएगा, 0.1 kg आपके पास मास आ जाएगा, ठीक है। एंड बिगन टू कितना, डिस्टेंस x इज़ इक्वल टू 0, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी एट, और इतने डिस्टेंस पे वेलोसिटी इतनी है, ठीक है जी। तो आपने सिंपल आपको पहले काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका डिस्टेंस निकाल लें, यानी कि F इंटू एक्स करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, यानी कि वर्क आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी आ जाएगी आपके पास, F.x करेंगे तो आप, तो सबसे पहले आप यहाँ का एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर एरिया ऑफ ये सेकंड ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। इसको आप निकालें तो ये आपके पास कितना बनेगा, 20, ये आपके पास बनेगा 40, और ये आपके पास बनेगा 20। इनको सॉल्व करें, यानी कि इनको जमा करें, तो आपके पास जमा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी पुट कर दें, काइनेटिक एनर्जी पुट कर दीजिए, कितनी आ गई, यहाँ से 80 आ गई, ये 80 आंसर आया ना इसका। तो 80 आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये 2 इधर लेके आए, ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी आपके पास, वेलोसिटी आपने निकालनी है, मास आपके पास कितना था 0.1, तो ये डिवाइड हो गया 0.1,
इसको आगे सॉल्व कर लिया आपने और आपके पास आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से इस तरह के ग्राफ करना मैंने आपको टेस्ट में भी लेक्चर में भी सिखाया था कि जब इस तरह के ग्राफ आ जाएं तो उसको किस तरह से सॉल्व करते होते हैं। इसमें देखें कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ है और कुछ पोर्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव में हम वर्क लेते हैं और नीचे वाला पोर्शन में हम वर्क डन नेगेटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव वर्क डन है 10 और यहाँ ये भी 10 और नेगेटिव वर्क डन है ये -10। तो आप क्या करें, प्लस का 10 -10 +10, तो टोटल वर्क डन आपके पास, वर्क डन टोटल आपके पास कैसे निकल आएगा, ये 10 निकल आएगा। ठीक है, 10 जूल। तो दिस वन इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपके टेस्ट का MCQ टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो देखें वो कहता है द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल R। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इन वन कंप्लीट रोटेशन इज़। तो वन कंप्लीट रोटेशन के अंदर कितनी होगी, ये वही वाली बात है कि आप पूरे सर्कल में मूव कर लें तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर मिलेंगे और वर्क डन जो है आपके पास क्या होगा, 0। 13 वाला देखें, अकॉर्डिंग योर टेस्ट। ठीक है, कहता है द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो कहता है द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज़ इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये ऐसा क्या हमेशा रहता है या कभी कभी होता है, तो आंसर है जी हमेशा ऐसा ही रहता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जानते हैं ना, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, आगे देखें 15 वाला कहता है ऑन अ बॉडी, कहता है इफ़ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम a certain height such that force of friction act upon in the gain in kinetic energy will be equal to the loss क्या है, इक्वल टू द, किधर गया, इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल फार्मूला है जो मैंने आपको लेक्चर में लिखवाया था। लेक्चर वाला फार्मूला आप वहाँ से देख लें, या फिर सिंपल है, आपको फार्मूला आना चाहिए। वो फार्मूला क्या था, देखें सर्टन हाइट से फॉल किया है। ठीक है, तो आपके पास यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, जो कि किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। और आपके पास देखें प्लस FH आएगा। ठीक है, जो हम कहते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, सो दैट इसके साथ नेगेटिव साइन कैरी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें आपके पास 116 MCQ कहता है इफ़ अ मशीन डज वर्क एट द रेट ऑफ 0.5 जूल इन एवरी 2 सेकेंड। ठीक है, तो देखें ज़रा पावर, उसने पूछा पावर कितनी होगी, P इज़ इक्वल टू W डिवाइड बाई T इज़ इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 2, यानी कि वर्क डिवाइड बाई टाइम। सिंपल है, आपके पास आंसर आपके पास क्या आएगा, दैट इज़ डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट देखें 17 वाला कहता है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करें, बड़ा सिंपल सा है। कहता है वाट एंड वाट आर रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी। तो ऐसा नहीं है, वाट पावर का यूनिट है और वाट आर आपको पता है एनर्जी का यूनिट होता है। तो सेकंड देखें वाट रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड, गलत। ठीक है, थर्ड वाला देखें कहता है वाट रिप्रेजेंट पावर एंड वाट आर रिप्रेजेंट एनर्जी, तो ये ठीक ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखें जी 18 वाला कहता है अ पॉइंट ऑन द रिम इज़ मूव्स इज़ दिस वन मीटर
द व्हील टर्न्स थ्रू द दिस 1 डिग्री, ठीक है, द रेडियस ऑफ द व्हील इज़। अब सबसे पहली बात कि आपके पास ये जो फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू आर थीटा, इसमें थीटा जो है वो हमेशा रेडियंस में होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। थीटा किस में होता है, थीटा शुड बी इन रेडियंस। तो सबसे पहले ये जो आपको डिग्रीज़ में वैल्यू है इसको रेडियन में चेंज करें। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इतने रेडियंस आ जाएंगे, ठीक है। तो फार्मूले में लगा दें, आपको पता है फार्मूला R इज़ इक्वल टू एस डिवाइड बाय थीटा। एस आपके पास 0.2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, 0.42 इज़ इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा, 0.8, ठीक है। आगे कहता है 19 MCQ में द रिलेशन बिटवीन रेवोल्यूशन एंड रेडियन इज़ गिवन बाय, वो आपके पास कितना है देखें, रिलेशन हमने लिखा था लेक्चर के अंदर, 1 रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू कितना, 2 पाई रेडियंस। आगे 20 वाला देखें, कहता है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज़ इक्वल टू, ये कितना होता है, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट है ये। तो आप जानते हैं 1 रेवोल्यूशन का मतलब पूरा एक चक्कर जो कि 2 पाई के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय कितना, 60, मिनट के लिए 60 लगा दिया, ठीक है। दोनों को डिवाइड करें, आपके पास बन जाएगा पाई डिवाइड बाय दैट इज़ 30, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर ठीक हो जाएगा, ये कटिंग होगी इन दोनों की। 21 वाला देखें, कहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑल्सो कॉल्ड, कौन सा एक्सेलरेशन कहलाता है इसकी, अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखें तो इसका सेंटर की तरफ ये डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियल भी बोलते हैं, ठीक है, रेडियस के अलॉन्ग होता है, ऑपोजिट तो होता है रेडियस के, बट अलॉन्ग भी कह देते हैं। अच्छा जी देखें, व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब है बॉडी फास्टर मूव कर रही है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप देखें इसका मतलब क्या है, ओमेगा एफ का मतलब है कि आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो चक्कर हैं आपके, टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि अगर कोई बॉडी कलाबाजी खा रहा है तो वो तेज़ी से कलाबाजी खाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे 23 वाला MCQ कहता है 1000 kg कार ट्रैवलिंग विद अ स्पीड दिस 1, अब ये आर्स में दी हुई है, ठीक है, एंड रेडियस दिस 1, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये आपका एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, ये सिमिलर न्यूमेरिकल वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने का मेथड किससे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाय 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 किस में चला जाएगा, आपके पास मीटर पर सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर सॉल्व सिंपल किया हुआ है, जैसे आपको बुक वहाँ से सॉल्व निकाला हुआ है, यानी कि आप जैसे न्यूमेरिकल्स के अंदर निकालते थे, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट मेथड यहाँ से बता दिया था। तो ये आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 है, ठीक है। और वैल्यूज उठा के पुट करें mv² डिवाइड बाय r में, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। 24 वाला देखें, कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है, देन द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज़ इक्वल टू, किसके बराबर होती है, ठीक है। तो आपको पता है यूनिफॉर्म के केस में इंस्टेंटेनियस एवरेज के बराबर होती है, ठीक है, और ये हर केस में होता है, ठीक है। पावर भी इसी तरह से होती है, एक्सेलरेशन भी इसी तरह से होता है, और वेलोसिटी भी इसी तरह से होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी इसी तरह से होती है, ठीक है जी। तो ये आपने बात याद रखनी है। आगे 25 वाला MCQ देखें, कहता है इन एयरक्राफ्ट मूविंग थ्रू एयर विद वेलोसिटी दिस वन एक्सपीरियंस अ रेजिस्टिव फोर्स F, ठीक है, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ F, ठीक है। अब ये देखें फोर्स है ना, तो फोर्स का ये यूनिट KR² के भी क्या होंगे, न्यूटन ही होंगे,
ठीक है, वेयर के इज़ कांस्टेंट, यानी कि फिर अगर के कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर क्या होगा तो वो देखते हैं। कहता है व्हाट इज़ द पावर रिक्वायर्ड टू कीप एयरक्राफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कहता है रिक्वायर्ड पावर निकालनी है आपने इसकी। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है, F कितना है आपके पास, के आर स्क्वायर और डॉट ये V की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, R पुट कर देना है। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे जी, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज़ योर रिक्वायर्ड पावर। आगे देखें 26 वाला MCQ। 26 में 26 के अंदर कहता है अ कांस्टेंट फोर्स F इज़ अप्लाइड टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑन अ फ्रिक्शन लेस सरफेस। अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन increases the velocity of object of some mass v in time t. It covers a distance during this time. Which of value of kinetic energy to the object? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। और अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एफ और डी के ऊपर। ठीक है, बाकी आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फजूल हो जाती है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस लिख सकते हैं। दिस इज़ और राइट आंसर। ठीक है, 176 MCQ देखें और आपकी टेस्ट के मुताबिक 27 कहता है आउटपुट ऑफ अ ट्रक इज़, आउटपुट दी हुई है ये इतनी एंड एफिशिएंसी इतनी है। ठीक है, इनपुट एनर्जी निकालें तो बड़ा सिंपल है जी। ये आपके पास एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 भी होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दें। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें आप। आपके बल्कि आपने जब एफिशिएंसी 50% लिखनी है तो परसेंटेज को लिखने में ही आप क्या करें, 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, इन आपने निकालना है, इसको उठा के इधर ले जाएँ, बाकी सबको उठा के इधर ले आएँ, तो आपके पास 9000 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे 28 वाला देखें। कहता है द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर द टाइप्स ऑफ। आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी की टाइप होती हैं। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं। 29 ठीक है, कहता है इन ऑर्डर टू डू वर्क द एनर्जी इज़, एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र और कन्वर्ट। ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल है, यूज्ड अप, लॉस्ट अप। तो आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है जी, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड करता है। नेक्स्ट में देखें जी 179 MCQ, यानी और आपके टेस्ट के मुताबिक 30th। कहता है इफ़ अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड एनर्जी चेंजेस आर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हो रही थी पहले ही। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें। कहता है वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ग्रेविटी ऑफ अ सैटेलाइट, इतना सैटेलाइट की हाइट ये है और न्यूटन फोर्स लग रही है। तो आपको पता है वो सैटेलाइट को कैसे घुमाना होता है, सर्कुलर, 0 जूल वर्क होगा। ठीक है, आगे 32 वाला MCQ देखें। कहता है द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ़ वर्क इज़ डन। ठीक है, और कब होती हैं ये आपस में बराबर। ठीक है, अभी पिछला जो MCQ किया था उसमें इसका रिवर्सल पूछा हुआ था कि इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होगी अगर एवरेज रेट हो तो फिर आपने कहा था कि एवरेज वेलोसिटी के। तो अब यहाँ पे देखें, कहता है दोनों बराबर हैं तो कंडीशन क्या होगी, तो ये आपके पास बीटा ऑप्शन ठीक होगा, एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को मिक्स ना किया करें, लेकिन कंसेप्ट जो है ना वो आपस में मैचअप किया करें कि देखें कि आपके जो आप लॉजिक्स लगा रहे हैं वो लगाने से सारे के सारे आंसर सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, और अगर कहीं पे कोई नुक्स आ रहा है तो उसको देखा करें, यही चीज़ आपकी कंसेप्ट को सही बेहतर करेगी। आगे देखें जी 33 कहता है स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू, वर्क और टाइम का ग्राफ लें तो आपको पता है इसकी स्लोप जो है आपके पास कैसे स्लोप निकाली जाती है,
वाई एक्सेस डिवाइड बाय एक्स एक्सेस। तो अगर हम निकालें W/T करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, पार आ जाएगी, तो ये पार कहलाती है। ठीक है, 34 वाला देखें, कहता है अ मैन लिफ्ट्स अ वर्टिकल वेट उसने 40 kg का उठाया थ्रू 1 मीटर डिस्टेंस, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैंने पहले ही समझाई थी कि अगर आपने वर्क निकालना है तो वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहता है वाइल अ चाइल्ड, जबकि एक बच्चे ने वर्टिकली अ वेट ऑफ 10 kg थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपने दोनों का वर्क कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, mgh फार्मूला लगाएं, W=mgh। ठीक है, तो ये मैन का वेट, मैन ने कैलकुलेशन है और ये चाइल्ड की कैलकुलेशन। मैन ने 40 kg का वेट उठाया, g 9.8 और h 1 मीटर डिस्टेंस तक। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। सॉल्व करें, ये मैन ने काम किया और ये चाइल्ड ने काम किया। ठीक है, तो ठीक वाला ज़्यादा कौन सा है, दैट इज़ मैन। ओके, तो याद रखें कि आपके पास ये अक्सर औक़ात क्वेश्चन आता है कि वर्क जो है होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहाँ से भी हमने ये चीज़ सीख ली, वेरीफाई कर ली। आगे देखें जी 35 वाला, कहता है अ बॉडी इज़ अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड इट हैज़। ठीक है, कौन सी चीज़ होगी इसके पास, अ बॉडी इज़ मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी है जो कि कैसे मूव करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद वेरिएबल स्पीड, उसकी स्पीड वेरिएबल है। इट हैज़ रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, हाँ जी होगा। ठीक है, आगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वेरिएबल स्पीड है तो हाँ जी होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा क्योंकि इसमें स्पीड भी है और वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो दोनों होंगे। ठीक है, बोथ, तो हम बोथ पे टिक करेंगे, डेल्टा ऑप्शन, ये ज़ीरो वाला नहीं होगा। आगे देखें जी नेक्स्ट 36, कहता है अ कार मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इज़ टेकिंग अ टर्न। ठीक है, अब ये टर्न जो है ना वो क्यों नहीं लिया गया उससे, बाय लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, बाय लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ज़्यादातर एक्सीडेंट भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे कौन सी चीज़ लैक कर रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लैक कर रही होती है। इसके अलावा ये आपको छोड़ दें। 37 MCQ देखें, कहता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट 1 रोटेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन है 24 इंफॉर्मेशन आपने बुक से याद करनी है, जो साइड पे भी लिखी होती हैं इंफॉर्मेशन वो भी आपको आनी चाहिए। 38 वाला MCQ देखें, कहता है रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ नियरली इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये 36,000 के किलोमीटर। ठीक है, अगर 39 a geostationary satellite orbiting around the earth is used for, किस लिए यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन है अगेन। 40 वाला देखें, ऑर्बिटल मोशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म कैसे होता है जी, सिंक्रोनिस्ट होता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।